आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 का नेम है बच्चों हमारे पास सैदिश बीजगणित या वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, सैदिश बीजगणित या वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जो वर्ड यूज हुआ है इसके अंदर वेक्टर या सैदिश, सबसे पहले आपको सैदिश समझना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों अपने वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। वेक्टर क्या होता है ध्यान से समझो। वेक्टर की अगर अपने डेफिनेशन के बारे में बात करें, एक ऐसी राशि जिसके अंदर क्या हो, परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सैदिश कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? वेक्टर कहते हैं। जैसे अपने बात करें, अगर अपने बात करें टाइम की, टाइम के पास कोई दिशा होती है क्या? समय के पास कोई दिशा होती है, डायरेक्शन होती है? टाइम के पास नहीं होती ना। तो एक तो चीज होती है बच्चों सैदिश वेक्टर, एक होता है एदिश। एदिश को बच्चों कहते हैं स्केलर। ठीक है, एदिश को क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं, स्केलर। ठीक है, सैदिश तो हो गया बच्चों वेक्टर और एक एदिश हो गया स्केलर, जिसके पास सिर्फ परिमाण है। टाइम होता ना 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 15 मिनट, सेकंड, ये सारे के सारे क्या है? एदिश है, स्केलर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वेग, जिसे आप कहते हो वेलोसिटी, जो वेग होता है बच्चों उसके पास क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर मैं एक वर्ड यूज करूं 5 किलोमीटर पर सेकंड इन नॉर्थ, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु जा रही है, तो उसके पास स्पीड तो है ही, स्पीड के साथ साथ मैंने डायरेक्शन भी बताई आपको कि उत्तर दिशा में जा रही है वो। तो ये जो है ना बच्चों, ये जो राशि है इसके पास वेलोसिटी जो है वो कैसी है? एक सैदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसके पास परिमाण तो है, ये मैग्नीट्यूड तो है ही, इसके साथ साथ क्या है बच्चों? डायरेक्शन भी है। इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना है बच्चों? 5 यूनिट कह सकते हैं, और व्हीकल से 5 किलोमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। लेकिन इसके साथ जब डायरेक्शन ऐड होगी, जब इसके साथ क्या ऐड होगी बच्चों? डायरेक्शन ऐड होगी, दिशा ऐड होगी, तो ये क्या बन गया बच्चों? मैग्नीट्यूड, या ये क्या है एक्चुअली? ये है स्पीड। स्पीड प्लस डायरेक्शन मिलके बन जाता है वेलोसिटी। स्पीड यानी गति, गति के पास जब दिशा मिल जाती है तो उसे कहते हैं वेग। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज होती है, ये आपको पता है। वेलोसिटी के अंदर क्या होता है? डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तो जब डायरेक्शन इंक्लूड होगी तो बच्चों हमारे पास हम उसे क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे, सैदिश कहेंगे। अब बच्चों इसके बाद अपने बात करते हैं फोर्स या बल। अगर 5 किलोमीटर सिर्फ हो तो हाँ, तो वो क्या होती? एदिश होता। अगर मैं बोलता सिर्फ 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर एक दूरी है और दूरी के पास दिशा नहीं होती, इसलिए वो क्या है? एदिश है। ठीक है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती। फोर्स, बल, बल के पास हमेशा क्या होती है? डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। अगली बात समझ, जब फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स जब लगता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लगाया जाता है, कभी वो बिना डायरेक्शन नहीं लगता फोर्स। इसलिए फोर्स या जो बल होता है बच्चों वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है एक। अगली बात समझ, आवेश, आवेश या चार्ज। चार्ज बताओ बच्चों कैसा है साइंस वालों? चार्ज क्या होता है बच्चों? स्केलर होता है। चार्ज के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको अपने क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। आगे बात समझ, एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण जिसे ए से शो करते हैं, त्वरण या एक्सीलरेशन क्या होता है? सैदिश होता है। क्या होता है? सैदिश होता है। एक्सीलरेशन या त्वरण होता क्या है बताओ? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, जैसे हमारी गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जब अपने 30 किलोमीटर बढ़ा लेते हैं स्पीड, तो जो 10 का फर्क पड़ा है ना, उसे कहा जाता है त्वरण या एक्सीलरेशन, या अपनों ने कितना एक्सीलरेट कर दी गाड़ी को। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। यानी वेक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। परिमाण के साथ साथ क्या होती है बच्चों? दिशा होती है।
ठीक है। लेकिन एदिश के अंदर सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ओनली, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इसलिए ये सैदिश और इन्हें एदिश कहा जाता है। आगे बात समझ, सैदिश और एदिश समझ गए। अब बच्चों अपने बात करते हैं कि किसी वेक्टर को या स्केलर को डिनोट कैसे किया जाता है। जैसे कोई अपने पास सैदिश राशि है, तो जैसे मैंने एक ये बनाया बच्चों, लाइन सेगमेंट बना लिया, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, ठीक है, ये बच्चों एक रेखाखंड बनाया मैंने। रेखाखंड या लाइन सेगमेंट में जब बोलता हूं तो इसके पास क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। जैसे अपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में बोलते थे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रो अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। मैंने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा तो इसके पास मैग्नीट्यूड आ गया ना कि ये 5 सेंटीमीटर का है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एरो लगा दूं, जैसे मैंने इधर वाली साइड एरो लगा दिया, तो इससे पता चल गया कि ये इस डायरेक्शन में है। तो अब ये रेखाखंड ना होकर ये क्या बन गई, किरण बन गई, रे बन गई। क्या बन गई, रे। तो अब इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होगी। जब किसी के पास डायरेक्शन हो जाती है तो ये जो किरण है, रे जो है, ये एक कैसी क्वांटिटी होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होगी, सैदिश राशि होगी ये। और अगर मैं इस रेखाखंड को लिखना चाहूं, जैसे इस पे एक पॉइंट ए है बच्चों, एक पॉइंट क्या है, बी है, तो ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं ए बी वैक्टर। क्या लिख सकता हूं, ए बी वैक्टर। अगली बात समझ, दिस मीन्स वेक्टर क्वांटिटी को मेंशन करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना होता है, उसके ऊपर एक एरो लगाना होता है। इतनी बात आगे समझ। अब देखो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर कुछ नहीं लगाना होता। स्केलर क्वांटिटी जो होती है या तो उसको डायरेक्ट लिखा जाता है, जैसे 2 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट, ये सारी की सारी क्या स्केलर है, एदिश राशियां हैं, इनके ऊपर कोई एरो नहीं लगाया जाता। आगे बात समझ। इसके बाद बच्चों अपने बात करते हैं, अब अपने पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है। कार्टेशियन प्लेन तुमने पढ़ा हुआ है, 2D और 3D साथ में पढ़ा दूंगा एक साथ। देखो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, अगर इधर भी बना देता तो वो कौन सा हो जाता है, एक्स डैश हो जाता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है बच्चों, नीचे वाली तरफ बन जाता तो वो वाई डैश हो जाता। और ये क्या है बच्चों, जेड, ठीक है, और पीछे वाली तरफ चला जाता तो वो जेड डैश हो जाता। ये 3D है, आपने 2D पढ़ी हुई है 10th क्लास तक, 3D पढ़ी थी आपने 11th क्लास के अंदर। अब 3D में अपने बात करते हैं, एक्स वाई जेड एक 3D के अंदर कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन क्या है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से अपने डिनोट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसे किसी वेक्टर क्वांटिटी से मेंशन करूं या इसको सैदिश रूप में दर्शाना चाहूं, तो हमें सबसे पहले इसको ओरिजिन से ज्वाइन करना पड़ेगा। किससे ज्वाइन करना पड़ेगा, ओरिजिन से या मूल बिंदु से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब इसे हम ओपी वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर बोलेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0,0। तो ओपी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा, ओपी वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब कंडीशन या क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है। आई कैप है बच्चों एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट कैप या यूनिट वेक्टर। वाई, जे कैप क्या है बच्चों, वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर क्या, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश, ठीक है। और ये के कैप क्या है बच्चों, जेड एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। अब ये बच्चों, ये जो मैंने पॉइंट बनाया, ये आपको दिख रहा है कि ये 2D में है, लेकिन ये एक्चुअली हवा के अंदर है, ठीक है। ये ऐसे है पॉइंट हवा के अंदर, इससे एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है और जेड पे भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तीनों पे परपेंडिकुलर डाला जाता है। ये जो बच्चों, ये जो अपनों ने एक्सिस बनाए है ना, ये इमेजिनरी एक्सिस होते हैं। कैसे होते हैं, इमेजिनरी, काल्पनिक है, ये काल्पनिक माना जाता है। जैसे अब मैं तुमको इस वॉल के बारे में या इस बोर्ड के बारे में देखो, एक्चुअली एक्सिस होते क्या है, ये देखो,
सबसे पहले रेने डेकार्टे जो अपने पास मैथमेटिशियंस थे, फ्रेंच थे वो, तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन किया। जैसे मैं एक पॉइंट बनाया, मैंने ये पॉइंट बनाया, ये वाला क्या पॉइंट बना दिया, मैं इस पॉइंट की तुमको पोजीशन अगर डिफाइन करना चाहूँ, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मैं इस पॉइंट की अगर आपको पोजीशन डिफाइन करना चाहूँ तो पहले मेरे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं इस पॉइंट की पोजीशन किसके सापेक्ष तुम्हें बताना चाहता हूँ। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि आप कितनी दूरी चल के आए, तो आप पहले ये कहोगे कि सर पहले ये तो बताओ कि कहाँ से चल के आना है। मैंने पूछा, फिर मुझे बताना पड़ेगा ना कि आप घर से कितनी दूर चल के आए हो, या स्कूल से कितनी दूर चल के आए हो, या पर्टिकुलर किसी चौराहे से कितनी दूर चल के आए हो। फिर आप बता सकते हो क्या कि सर घर से मैं 1 किलोमीटर की दूरी पे चल के आया हूँ, या मैं पार्क से 2 किलोमीटर की दूरी पे चल के आया हूँ, या मैं नेहरू पार्क से आया हूँ, या कहीं और से आया हूँ। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपने बताया ना, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से आप डायरेक्शन बताते हो उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजन। क्या कहा जाता है बच्चों? ओरिजन, मूल बिंदु। आगे बात समझ। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप बता सकते हो कि आप सीधे चल के आए हो या मुड़ के आए हो, ठीक है। तो किस तरीके से आए हो, तो आप क्योंकि सरफेस पे चल रहे हो, सरफेस हमेशा 2D होता है। ये देखो ये सरफेस है ना, ये सरफेस हमेशा क्या है? 2D है। इस सरफेस के अंदर अगर आप ट्रेवल करोगे तो या आप ऊपर जाओगे या नीचे आ जाओगे, या सीधे ऐसे चल सकते हो, और कोई तो नहीं है, ऐसे ही चल सकते हो इस सरफेस के अंदर। इसके अलावा तो कैसे नहीं चल सकते? इससे बाहर आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते ना, क्योंकि ये क्या है? जमीन है। एक तरीके से ये सोच लो कि ये जमीन है, अपने इस पे क्या करें? ट्रैवल करें। तो अपने मुड़ सकते हैं कहीं भी, किसी भी गली के अंदर, लेकिन अपने हवा के अंदर थोड़ी उछल जाएंगे, नहीं उछल जाएंगे ना। तो इसलिए हमारी जो गति होती है वो सिर्फ 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट होती है। जैसे मान लो कि ये आपका घर है, तो आप अपने घर से या तो इधर जाओगे या इधर जाओगे या इधर जाओगे या इधर जाओगे। यानी आप जब ऐसे चलते हो तो मान लो आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट चल रहे हो, जब आप इधर वाली गली मुड़े तो मान लो आप वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट चल रहे हो, ठीक है। दिस मीन्स आपकी जो गति है, आपकी जो ट्रैवलिंग वाली जो गति है, या आप जो चल रहे हो, या आपकी इस मूल बिंदु से जो दूरी है, वो 2 चीजों पे इफेक्ट करती है। या तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट हो जाती है या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट होती है। दिस मीन्स आप जो घर से यहां तक चल के आए हो वो 2D में चल के आए हो। किस में चल के आए हो? 2D के अंदर। आगे बात समझ। 2 ही विमाओं के अंदर आप चलते हो, या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट चल रहे हो। तब आप बता सकते हो कि आप एक्स एक्सिस पे कितना चले और वाई एक्सिस पे कितना चले। तो वो जो पॉइंट आता है उसको आप बोल देते हो, सर मैं एक्स इतना चला और वाई इतना चला। समझ गए बात? जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, समझ लो ये मेरा घर है। आप अपने घर से मेरे घर तक आए, और फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, समझ लो ऐसे आप चले 5 यूनिट, और ऐसे चले बच्चों 4 यूनिट मान लो, ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5,4 हो गया, ठीक है। क्या हुआ? 5,4। आप 2 ही एक्सिस के रिस्पेक्ट चल रहे थे, एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट, एक वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट, तो 5,4 हो गया। लेकिन अब बात करते हैं अपने किसी मच्छर या मक्खी की गति, ठीक है क्या? किसी मच्छर या मक्खी की गति अपने करते हैं, तो या वो यहां चल सकता है, इसके ऊपर चल सकता है ना, इधर चला, फिर ऊपर भी चला, फिर इधर भी आ जाएगा। दिस मीन्स वो एक तीसरी जगह भी आ गया, तीसरी जगह भी आ गया। इस प्लेन में जब चला ऊपर नीचे तो उससे कहा गया 2D, लेकिन वो तीसरी जगह भी आ गया। वो तीसरी जगह को ही हम क्या कहते हैं? थर्ड एक्सिस या जेड डैश एक्सिस कह देते हैं। अगली बात समझ। इसलिए उसकी जो गति होती है उसके अंदर हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एक्स चाहिए, एक वाई चाहिए, एक जेड चाहिए। उसकी हमें गति को दर्शाने के लिए या उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। और उसकी गति को हम क्या कह देते हैं बच्चों? 3D कह देते हैं। और इस गति को हमने क्या कहा? 2D कहा। आगे बात समझ। देखो बच्चों, अब बात करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है। हम लंदन गए हुए थे, तो वहां पे एक मीटिंग थी। क्या थी? मीटिंग थी। मीटिंग के अंदर मैथमेटिशियंस को बुलाया हुआ था, अच्छे अच्छे जो दुनिया के अंदर है। तो उनको क्या डिसाइड करना था? उनको डिसाइड करना था कि वेक्टर के ऊपर डिबेट चल रही थी। किसके ऊपर डिबेट चल रही थी? वेक्टर के ऊपर डिबेट चल रही थी। तो उस डिबेट में वेक्टर के बारे में बहुत कुछ समझाना था, बताना था।
तो वेक्टर के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनो ध्यान से। पहले बचपन में क्या होता था, बचपन में जैसे ताई जी के घर पे जाना होता था और वहाँ से क्या लाना होता था, आटा लाना होता था या चीनी लानी होती थी या कोई भी हमें चीज़ लानी होती थी। तो उस वक्त क्या होता था कि ताई जी अपनी मर्जी से उनके पास जो भी वेट मेजर करने की जो टेक्निक थी, जैसे जो भी अपने उसे ताकड़ी बोलते हैं, उसके अंदर वो जिस तरफ आटा डालती थी उसके ऑपोजिट जहाँ वेट डालना होता था वहाँ अपनी मर्जी से वो कोई भी वट्टा रख देती थी, ठीक है। और वो जितना भी मेजरमेंट होता था वो उतना आटा दे देती थी। अब कह देती थी कि इसका वेट मान ले आधा किलो है या 1 किलो है, मैंने माना हुआ है, अनुमान लगाया हुआ है, ठीक है। अब जब दोबारा हमको वो आटा वापस दे के आना होता था तो हम क्या कहते थे, हम ये कह देते थे कि हाँ मैं अपने घर से मेजर करके लेके आया हूँ, ये उतना ही है। लेकिन ताई जी क्या इस बात को मानती थी? नहीं मानती थी। वो दोबारा उसी ताकड़ी के अंदर एक तरफ आटा डालती थी और दूसरी तरफ उसी का वेट, सेम वही जो वेट था वही डाल के मेजर करती थी कि हाँ भाई ये इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो इक्वल होता था तो कह देती थी कि हाँ भाई सही है, इक्वल नहीं होता था तो एडजस्ट कर लेती थी कि हाँ भाई है तो अपने घर का ही, तो ऐसे अपने कर लेते थे। लेकिन वो तो है बच्चों अपनी लोकल पद्धति वेट मेजरमेंट की। लेकिन वेट मेजरमेंट की जब प्रॉब्लम आने लगी पूरे इंडिया के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि जब कार्गो के अंदर सामान यहाँ से विदेशों के अंदर ट्रैवल होता था तो यहाँ का वेट और वहाँ का वेट सेम नहीं होता था। तो पूरी यूनिवर्सल एक ही वेट होने की जरूरत थी ना, कि यहाँ से जिस चीज को 5 किलो माना जाए बाहर उसी चीज को 5 किलो ही माना जाए, उतने ही वेट को। ऐसे थोड़ी यहाँ का 1 किलो सोना बाहर जाके आधा किलो बोला जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक यूनिवर्सल वेट की क्वांटिटी बनानी जरूरी थी। तो इस ठीक है, उसके अंदर क्या डिसाइड किया, एक पर्टिकुलर वेट को उन्होंने 1 kg मान लिया। एक पर्टिकुलर वेट बनाया उन्होंने, उसको 1 kg मान लिया। अब उसके बाद किसी को अगर 2 kg चाहिए होता तो क्या करते, वो उसका डबल वेट, उसका डबल कर देते थे। वो उसको क्या कह दिया गया, 2 kg कह दिया गया। और अगर किसी को 3 kg चाहिए तो क्या करते थे, उस वेट का 3 गुना कर देते थे। और किसी को 100 ग्राम चाहिए तो उस वेट का 10वां हिस्सा कर देते थे। तो एक यूनिवर्सल वेट रखा गया। अब एक खास बात सुनो साइंस वालों, वेट जो होता है ना उसके ऊपर वातावरण या इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। ताप, दाब की अवस्था, ये सब कुछ उस पर इफेक्ट डालती है। जैसे अगर अपने जा रहे हैं कहाँ पे, पहाड़ों पे जा रहे हैं तो वेट भारी होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब हवा ठंडक होती है तो वेट भारी होने लग जाता है। क्यों भारी होने लग जाता है? क्योंकि हवा में नमी होगी तो वेट पे इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट का मतलब है अगर 10 ग्राम भी इफेक्ट डाल गया तो भी उसको जो नेचुरल जो माना था 1 किलो माना था, 1 किलो में भी अगर 10 ग्राम का इफेक्ट पड़ता है तो सोचो इतना कार्गो जाता है, इतनी चीजें एक देश से दूसरे देश जाती है, तो उनके अंदर 1 किलो के अंदर 10 ग्राम का फर्क पड़ रहा है। तो एरर देखो कितनी हो सकती है। 1 किलो में 10 ग्राम का तो 1000 किलो के अंदर देखो 100 ग्राम किलो का फर्क पड़ने लग जाएगा। तो इसलिए हर देश के अंदर जो भी वहां का टेम्परेचर है, वहां की जो वातावरण है, वहां की जो वायु दाब है, एटीपी जिसको अपने बोलते हैं साइंस में, उसके हिसाब से भी थोड़ी बहुत एरर मेजर की गई कि इस देश के अंदर इस वेट में इतनी एरर होती है, इस देश में इस वेट में इतनी एरर होती है। एक यूनिवर्सल वेट डिसाइड क्यों किया गया, इस बात का रीजन समझ आ गया ना कि क्यों डिसाइड करना पड़ा। क्योंकि इतनी बड़ी कार्गो के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि पहले जो सामान जाता था जहाजों में जाता था, कौन से, पानी वाले जहाज थे। तो तुम आज भी अगर सर्च करके देखोगे तो वो जो कार्गो होते हैं देखो कितने बड़े बड़े वेट के होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उनमें सामान जाता है। दुनिया का आज भी 90% जो व्यापार होता है ना बच्चों, वो पानी वाले जहाजों के थ्रू ही होता है। जितना भी ऑयल आता है, जितना भी कार्गो आता है ना, सारा का सारा पानी वाले जहाजों के, स्वेज नहर के तहत। यानी जब अपने इधर से एशिया से जाए, अगर यूरोप के अंदर जाना पड़ता तो स्वेज नहर के तरफ से जाते हैं, या इधर हिंद महासागर से होके जाते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज से नहीं चल रहे व्यापार, ये हजारों सालों से चल रहे हैं। तो इसलिए वेट की मेजरमेंट डिसाइड करनी पड़ी। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने तुमको एक उदाहरण दिया कि 1 kg क्या होता है। तो 1 kg क्या होता है? 1 kg वो चीज है जो वेट की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को डिसाइड किया गया है, यूनिवर्सल। तो 1 कैप क्या होगा? अभी हमने वेक्टर के अंदर जो ये पढ़ा था ना, 1 कैप कहा गया बच्चों। ये जो आई कैप पढ़ा है ना, आई कैप का मतलब एक तरीके से बच्चों 1 यूनिट है।
क्या है 1 यूनिट। जैसे मैं बोलना चाहूँ एक, अगर मैं कहना चाहूँ 2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये स्पीड बोलना चाहूँ तो मैं उससे बोल दूंगा 2 आई कैप। अगर वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है 2 किलोमीटर पर सेकंड की रेट से तो 2 आई कैप हो जाएगा। अगर वो जे कैप की डायरेक्शन में जा रहा है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या बोल दूंगा उसे 2 जे कैप। अगर वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे क्या कह दूंगा 2 के कैप। तो समझ आ गया आपको आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है। 1 kg जो था ना, जो 1 kg मेजरमेंट था, उसी को जब कोऑर्डिनेट में डिफाइन करना पड़ा ना, जब किसी पॉइंट की पोजीशन में डिफाइन करना पड़ा तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर था, इकाई जो था, उसको आई कैप कहा गया। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो था उसे जे कैप कहा गया, और बच्चों जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन में था उसे के कैप कहा गया। तो अगर मैं आपको कहूं कि एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स चला है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाई चला है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जेड चला है, तो बच्चों उसका कोऑर्डिनेट आप क्या कहोगे, उसका कोऑर्डिनेट आप कहोगे कि सर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स चला है तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ऐसे लिखते ही बच्चों वो एक क्या बन जाता है, सदिश बन जाता है, जिसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप लगा हुआ है। x2 माइनस x1 लिखेंगे, लेकिन x2 माइनस x1 क्या है, x आया है, क्योंकि x माइनस 0 क्या हुआ, x ही हुआ। y माइनस 0 क्या हुआ, y हुआ। z माइनस 0 क्या हुआ बच्चों, z हुआ। आज एक बार वेक्टर सीख लो, हमेशा कभी नहीं भूलोगे। आगे तुमको इतना डीप वेक्टर कोई नहीं समझाएगा। आगे बात समझ, आगे जो किताबें आएगी बीटेक के अंदर या बीएससी के अंदर, कहीं भी कंप्यूटर का कोई कोर्स करोगे तब वेक्टर आएगा, तो उसके अंदर तुम अगर ये बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझा होगा तो तुमको कहीं पे कोई अड़चन नहीं आएगी। तुमको कंसेप्ट पता चलेगा कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है। अगर 2D के अंदर चले तो सिर्फ आई जे होगा या जे के होगा या आई के होगा ओनली। कोई दो के रिस्पेक्ट, जरूरी थोड़ी है हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट ही चले। समझ रहे हो बात को। जैसे जो 3 एक्सिस होते हैं ना, ये एक्स, वाई और जेड, ये समतल को 8 भागों में विभाजित करते हैं। 8 भागों के अंदर वो भाग होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड हो गया और एक एक्स वाई डैश जेड हो गया, ऐसे करके 8 भाग होते हैं, जो 11वीं क्लास में तुमने पढ़े थे चैप्टर 12 के अंदर। 3D चैप्टर था वो, ठीक है, तो इसलिए अभी बता दिया ना उसका सारांश। तो बच्चों ओपी वेक्टर आप समझ गए। अब मैं कहूं कि यहाँ पे कोई वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 2, 4, तो आप उसको क्या लिखोगे, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये लिखोगे। इतना सा डायग्राम बना लो, बस ये लिख लो एक। अब हमारे पास 1 बाय 1 अब टॉपिक कराऊंगा इसके। पहला टॉपिक है बच्चों हमारे पास सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड का मतलब समझो क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है 3D में कोई भी एक वेक्टर है, जैसे मैंने ये ओपी वेक्टर बनाया ये वाला, इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है। ये जो दूरी है ना, ये जो दूरी ओपी, इसे कहा जाता है आर। क्या कहा जाता है, आर, या इसको मॉडुलस आर कहा जाता है, या इसको ओपी वेक्टर का मॉडुलस कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और तुम खुद बताओ कि ओपी वेक्टर का मॉडुलस या जो आर होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ये है तो दूरी, दूरी का फॉर्मूला बताओ। 10th क्लास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इसके x2, y2, z2 तो तीनों जीरो है, तो क्या आएगा, सिर्फ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर है। अगर किसी वेक्टर के कोऑर्डिनेट है x, y, z, और वी कैन से इफ ओपी वेक्टर इज x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर विल बी इन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, अगर 2D हुआ तो 2 एलिमेंट्स हो तो हाँ जी, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा ओनली इन स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर रूट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बच्चों दूरी सूत्र में रूट तो लगा ही होता है। अगली बात समझ। अब बच्चों अपने पढ़ते हैं सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब आप बुक में 1 बाय 1 पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। बुक हमेशा रखा करो अपने पास। बुक जब भी पढ़ रहे हो आप,
आइदर फ्रॉम यूट्यूब और डायरेक्ट। जब भी पढ़ते हो आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। बुक के बिना आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा उतना जितना आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं सदिशों के प्रकार में शून्य सदिश या नल वेक्टर भी कहते हैं, इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं। पहले मैं एक डेफिनेशन हिंदी में पढ़ देता हूं। एक सदिश जिसके प्रारंभिक व अंतिम बिंदु संपाती होते हैं शून्य सदिश कहलाता है। ऐसा वेक्टर बच्चों जिसका इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम हो, ठीक है, उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं बच्चों? जीरो वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर। और इसके साथ साथ एक बात और है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों वो क्या होता है? जीरो ही होता है। अब ध्यान से सुनो, जैसे कोई पॉइंट, कोई पार्टिकल है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ ट्रेवल करना और घूम के ए पॉइंट पे ही आ गया। ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और घूम के ए पॉइंट पे ही आ गया, तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन कितना है उसके अंदर? जीरो है। जहां से चला वहीं आ गया घूम के, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है? जीरो है। दूरी तो जो उसने ट्रेवल की है वो है ही। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। प्रतिस्थापन या विस्थापन, सॉरी विस्थापन, ठीक है। तो ये ए पॉइंट से चला और ए पे ही आ गया, दिस मींस ये वेक्टर क्या है? एक जीरो वेक्टर है। या ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, वो क्या होता है बच्चों? जीरो वेक्टर होता है। और मैग्नीट्यूड सिर्फ उसी वेक्टर का जीरो होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, और वी कैन से इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आर सेम। तो वो वेक्टर कैसा कहलाता है बच्चों? शून्य सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य सदिश। और वी कैन से जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। आगे बात समझ? यस सर। हाँ जी। सेकंड वी हैव यूनिट वेक्टर बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर या मात्रक सदिश, और वी कैन से इकाई सदिश। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, जिसका परिमाण क्या हो? 1 इकाई, उसे कहते हैं बच्चों अपने यूनिट वेक्टर, ठीक है। कोई भी वेक्टर है आपके पास, वेक्टर को अपने स्मॉल लेटर से शो करते हैं हमेशा, ठीक है। अगर आपको ए वेक्टर दिया है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, प्लस में जेड के कैप, और अगर आप इसका क्या निकालो? मैग्नीट्यूड निकालो, और वो 1 आ जाए, परिमाण क्या आ जाए बच्चों? 1 आ जाए, 1 यूनिट आ जाए, तो उस कंडीशन में इसे हम क्या कहेंगे? मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर और इकाई सदिश। तो एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देखो। ए वेक्टर इक्वल लिखा बच्चों मैंने 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और 1/√14 है ये, और ये भी 2/√14, ये 3/√14। ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। और कैसे लिखा है ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। ये जो वेक्टर मैंने लिखा है ना, 1/√14 आई कैप, 2/√14 जे कैप, 3/√14 के कैप, इसका मैं आपको मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूं। ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड क्या होता है? इन स्क्वायर रूट, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करना होता है। ओपी वेक्टर का फॉर्मूला याद करो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या है? इनके गुणांक, आई जे के गुणांक जो है। तो एक्स का स्क्वायर यानी 1/√14 का स्क्वायर करूंगा 1/14, इसका 4/14 हो जाएगा, इसका 9/14 हो जाएगा। इनको सम करेंगे तो ये 14/14 बन रहा है ना, 14/14। तो ये कट गया, ये क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। दिस मीन्स ए वेक्टर जो हमने लेट किया था, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 1 आया। दिस मीन्स ए वेक्टर जो हमने लेट किया वो क्या है? एक यूनिट वेक्टर है या इकाई सदिश है। आगे बात समझ? हाँ जी, हाँ, 1 का रूट 1 होगा बच्चों। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो 1 का रूट होता ±1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
ये क्या है, अपने वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड एक क्या होती है, डिस्टेंस होती है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं इसकी। ठीक है, कैसे आया ये मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। देख बच्चे, किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर को ए कैप से मेंशन करते हैं। किससे मेंशन करते हैं, ए कैप कहा जाता है। ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये फॉर्मूला है। तो जब मैंने लिखा था ना अपनी मर्जी से 1 i कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप, इतना ही लिखा था, अपॉन में √40 नहीं था। मुझे पता था कि अभी ये क्या है, इकाई नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड इकाई नहीं है अभी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके इससे डिवाइड कर दिया। इसका मैग्नीट्यूड देखो 9 और 4 13 और 1 14 बन रहा है, और रूट में आ जाएगा तो √14। अगर मैं इसे √14 से भाग दे दूं तो क्या बन जाएगा, ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। एक बार फिर से देखो, जैसे आपको अगर ए वेक्टर दिया है ना, x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, अगर आपको इसका कैप या यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश अगर आपको ज्ञात करना है, तो इस ए वेक्टर को आपको किससे भाग देना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, यानी इन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस मैग्नीट्यूड को r बोला जाता है। क्या बोला जाता है, r। तो अगर आप इस फॉर्मूले में अब वैल्यू पुट करो, ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर तो है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और बच्चों ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैं सिर्फ r लिख दूं, तो ये r तीनों के बटे में अलग अलग कर, एक ही बात है, r ही लिख दिया इसको। x बटे में r i कैप, y बटे में r j कैप, z बटे में r k कैप। तो ये जो आया बच्चों, ये क्या आ गया, a कैप आ गया। a कैप भी एक क्या होता है, वेक्टर होता है, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर या ए कैप से ही शो करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने वेक्टर लिखा था ये वाला, मुझे पता है अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 नहीं है। अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 9 4 13 और 1 14, √14 है। अभी इसका, अभी मैंने सिर्फ वेक्टर लिखा हुआ है। मुझे पता है अगर मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √14 आ रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कैप बन जाएगा। तो √14 से इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ताकि मैं आपको एग्जांपल दे सकूं यूनिट वेक्टर का। क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। मैंने जब √14 से डिवाइड किया, फिर मैंने जब इनका स्क्वायर करके टोटल किया तो आया ना 1, 14 से 14 कट गया, क्योंकि मुझे पता है इसका फॉर्मूला। जैसे अभी अपने एक एग्जांपल करते हैं, ये फॉर्मूला है बच्चे यूनिट वेक्टर का। अच्छा, यूनिट वेक्टर, हाँ, यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, देख एग्जांपल है अपने पास, मैंने लिखा एक ए वेक्टर लिखा 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप। मैं कहूँ, मैं आपसे पहले पूछूं कि क्या ये यूनिट वेक्टर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो मॉडुलस है वो क्या 1 बन रहा है। अभी इसका मैग्नीट्यूड देख बच्चे, मैग्नीट्यूड अभी समझाया ना, कोफिशिएंट का स्क्वायर करके टोटल करना है, 4 9 और ये 1 आ गया। ठीक है, ये कितना बन गया, √14 बन रहा है। अभी तो √14 बन रहा है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर करना है ना। ठीक है, तो बच्चे अभी तो √14 आ रहा है। अभी ये कहाँ पे है, यूनिट वेक्टर नहीं है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर है 2 3 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप, इसको आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, √14 से। तो ये √14 से डिवाइड कर दिया। अब गारंटी है कि अगर आप इनका स्क्वायर करके सम करोगे तो 1 ही आएगा। अभी करके भी दिखाया था, ये तो था 4/14 9/14 1/14, तो इनका टोटल किया था तो 14/14 कट गया था, वो 1 आ गया था। ठीक है, इसलिए ए कैप या यूनिट वेक्टर फाइंड करने का ये फॉर्मूला लिखा है हमने, इकाई सदिश भी कहते हैं इसको। अगली बात समझ, इसे नोट कर लो। सर वो मॉडुलस ए है वो मात्रक सदिश
हाँ एक ही बात है, इकाई सदिश है मॉडुलस ए, ये नहीं है इकाई सदिश, ये क्या, ये इसे मापांक कहा जाता है, मैग्नीट्यूड। इकाई सदिश ये है ना, जो ये है इकाई सदिश। सदिश वर्ड यूज करें ना, सदिश, मात्रक सदिश है। हाँ ए कैप मात्रक सदिश है। सदिश शब्द यूज करें ना जिसके साथ, उसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप जरूर होंगे। मैग्नीट्यूड कभी सदिश नहीं होता, ये स्केलर है, ये वैल्यू है, ये क्या है, स्केलर है, एदिश है। इसे नोट करो। को इनिशियल, जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, को इनिशियल वेक्टर सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश का मतलब है कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, लाइक ये जो ओपी वेक्टर मान लिया मैंने और ओक्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर बच्चों ये को इनिशियल है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगली बात समझ। इसके बाद क्या है, ये सह आदिम हो गए। इसके बाद क्या है, कोलिनियर, सरेख। सरेख तुम पढ़ते आ रहे हो बचपन से। सरेख क्या होता है, कोलिनियर क्या होते हैं बच्चों, जो एक ही लाइन के पैरेलल हो। जैसे मैंने ये कोई लाइन बनाई, इस लाइन के पैरेलल ये वाला भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इसके ऊपर ही कोई ओवरलैप्ड कोई दूसरा इधर जा रहा है, या कोई इधर जा रहा है, या इधर जा रहा है। किसी एक पर्टिकुलर लाइन के जो पैरेलल होते हैं ना, उन सभी को क्या कहा जाता है, कोलिनियर कहा जाता है। ठीक है, तुमने ये पढ़ा हुआ है कि एक लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट है ना, ये तीनों की तीनों क्या है, कोलिनियर है, ये एक ही रेखा पे। ठीक है, सरेख है। एक लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होते हैं उनको कोलिनियर वेक्टर्स बोला जाता है। अगली बात समझ। नेक्स्ट पढ़ो। समान सदिश या इक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो। मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। परिमाण क्या है अपने पास, समान, क्या लिखा हुआ है बोलना, समान सदिश या इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर देखो एक बार फिर से, समान सदिश या इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, जिनकी एक ही डायरेक्शन हो और उनके क्या हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। जैसे मैंने ए वेक्टर लिखा बच्चों, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, आगे बात समझ। और बच्चों एक मैंने बी वेक्टर लिख लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है, अगर ये इक्वल वेक्टर है तो इनके आई कैप के कोफिशिएंट, जे कैप के कोफिशिएंट और के कैप के कोफिशिएंट आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आगे बात समझ। अब मैं बताता हूं ऐसे दो वेक्टर जो इक्वल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो ऐसे दो वेक्टर जो इक्वल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन हमें पता नहीं है। ठीक है, फाइंड करनी पड़ेगी। डायरेक्शन एक अलग चीज है, अभी बताऊंगा डायरेक्शन क्या होती है। जैसे अभी लिखा था आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। जैसे ये बच्चों हमारे पास एक वेक्टर है और एक ये आई कैप 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। एक ये दोनों वेक्टर ना बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अभी फाइंड किया था, कितना आया था, √14। ठीक है, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है। ठीक है, हाँ इक्वल मैग्नीट्यूड, दिस मीन्स बराबर परिमाण के सदिश है ये। ठीक है, आगे बात समझ। अब बात रही डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में जानने से पहले अपने मैं थोड़ा सा ये बता दूं, इसके बाद डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। सर परिमाप और मापांक एक ही चीज होता है? हाँ एक ही बात है, परिमाण, परिमाप और मापांक तीनों एक ही चीज है। इसके बाद है बच्चों ऋणात्मक सदिश या नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर या बच्चों ऋणात्मक सदिश। जैसे ए से अगर बी डायरेक्शन में कोई सदिश जा रहा है तो उसे लिखा जाता है ए बी वेक्टर। ए से बी डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो लिखा जाता है ए बी वेक्टर। जैसे मैंने लिखा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर वही सदिश बी डायरेक्शन से ए डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो उसको ए बी वेक्टर का ऋणात्मक सदिश कहा जाता है।
माइनस का एक्स आई कैप माइनस का वाई जे कैप माइनस का जेड के कैप। ठीक है, तो ये माइनस कॉमन आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस मीन्स तुम ये समझे कि जो बी ए वैक्टर है उसको क्या लिखा जाता है, माइनस का ए बी वैक्टर भी लिखा जा सकता है। बी ए वैक्टर को माइनस का ए बी वैक्टर लिखा जा सकता है। तो यहां से अगर तुम ये समझो माइनस ए बी अगर उधर चला गया तो ए बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर इन दोनों का टोटल हमेशा क्या रहेगा, 0। माइनस ए बी उधर चला गया, ए बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर का टोटल कितना हो गया बच्चों, 0। हाँ, तो बच्चों ये हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर हो चुके हैं। ठीक है, सदिशों के प्रकार। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं डायरेक्शन। अभी एक दिशा के बारे में बात हुई थी, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ रहे हैं अब अपने, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। इससे बच्चों अपने बोलते हैं दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं या दिक् कोसाइन बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिक् कोज्याएं या दिक् कोसाइन बोला जाता है। देखो ध्यान से, दिक् मतलब दिशा, दिक् का मतलब दिशा। एक पॉइंट P है बच्चों, x, y, z है, 3D के अंदर है। तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कि कोई भी वेक्टर जो होता है x एक्सिस के साथ अगर अल्फा कोण बनाता है, y एक्सिस के साथ बच्चों अगर बीटा कोण बनाता है और z एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बनाता है या गामा कोण बनाता है, तो इन एंगल्स के रिस्पेक्टिव अगर आप कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा फाइंड करो तो इन तीनों को कहा जाता है कि ये तीनों जो है इस वेक्टर की, ओपी वेक्टर की बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इन तीनों, ये तीनों जो है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये ओपी वेक्टर की क्या है बच्चों, दिक् कोज्याएं है, डायरेक्शन कोसाइन है। दिक् कोज्याएं या डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि बच्चों की कोई भी पॉइंट ट्रेवल कर रहा है तो अपने ये नहीं कह सकते कि ये उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में, जो भी है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर ट्रेवल कर रहा है, हमें उसकी डायरेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही चीज बतानी होती है कि ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट कैसे ट्रेवल कर रहा है। तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो उस एंगल को हम कोस अल्फा फाइंड कर लेते हैं। अब बात रही कि कोस क्यों फाइंड किया गया, जैसे एक्स की डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो ये ट्रेवल करेगा ना, ये वाला, ये ट्रेवल होगी, ये ट्रेवलिंग है इसकी। तो ये कौन है, बेस है, आधार, और ये वो ओपी वेक्टर है, ये कर्ण। आधार और कर्ण में क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस में क्या होता है, कोस थीटा होता है। इसलिए अपने इसका कोस अल्फा फाइंड कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए इस ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चला है। हाँ, सेक भी कर सकते हैं, लेकिन साइन और कोस क्या होते हैं, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सेक की खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, सेक एक्चुअली होता क्या है, कोस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा फाइंड कर लिया, एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्टिव इसकी क्या उसकी पोजीशन होगी कि ये किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। इसे कहा जाता है इसकी डायरेक्शन या दिक् कोसाइन। अब बात यह है कि हमें कोई वेक्टर दिया हो तो हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे फाइंड करें इसकी डायरेक्शन कोसाइन। अब एक बात सुनो, कोस अल्फा को L से लिखा जाता है, कोस बीटा को M से और कोस गामा को N से लिखा जाता है। इन तीनों में एक रिलेशन ये होता है कि इन तीनों के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। याद रखना, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। साथ के साथ नोट करते रहो, ये फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, कोस स्क्वायर गामा इक्वल हो गया बच्चों 1। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अगली बात समझ। अब इसके बाद बच्चों पहले आप ये डायरेक्शन कोसाइन नोट कर लीजिए। आपको एक बात समझाई थी कि ये तीनों जो है, ये तीनों जो है एक्स वाई और जेड है, अगर इन तीनों के स्क्वायर का सम अपने को 1 निकालना हो तो अपने क्या करेंगे,
इन तीनों को किससे डिवाइड कर देंगे, इनके स्क्वायर के सम से, स्क्वायर रूट से। दिस मीन्स कोस अल्फा पता है क्या होता है, कोस अल्फा होता है ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, यानी एक्स बटे आर। वाई कोऑर्डिनेट को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना और जेड कोऑर्डिनेट को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। एक्स बटे आर, वाई बटे आर, पूरे के मैग्नीट्यूड। ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे ही आर बोला जाता है। दिस मीन्स आपको किसी वेक्टर की डीसी निकालनी हो, इसे डीसी बोला जाता है बच्चों, डीसी, डीसी बोला जाता है, डीसी ऐसे, ठीक है, डैश लगाया जाता है डीसी। डीसी का मतलब है डायरेक्शन कोसाइन। तो कोस अल्फा इक्वल एल इक्वल क्या होता है, इसका आई कैप का गुणांक बटे में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, जो वाई कैप जे कैप का कोफिशिएंट बटे में इसका मैग्नीट्यूड, के कैप का कोफिशिएंट बटे में इसका मैग्नीट्यूड। ये रिलेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक होता है। दिस मींस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल क्या होता है बच्चों, एक। अब इसके साथ साथ एक और टॉपिक पढ़ना होता है हमें, उसे कहते हैं दिक् अनुपात। क्या कहा जाता है, दिक् अनुपात। इंग्लिश में बोला जाता है इसे डायरेक्शन रेशो। हाँ जी, डायरेक्शन रेशो, डीआर बोला जाता है बच्चों, इन्हें क्या बोला जाता है, डीआर, डायरेक्शन रेशो डीआर। डीआर क्या होता है, अगर आपके पास कोई वेक्टर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है उन्हें ही डीआर बोला जाता है। ये जो आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट एंड के कैप का जो कोफिशिएंट है, इन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं, डीआर बोलते हैं, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो एक्स वाई जेड को अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, डायरेक्शन रेशो को अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, डीसी बन जाएगा। ये देखो, एक्स को अगर आर से भाग दे दे तो कोस अल्फा, यस सर, वाई को अगर आर से भाग दे दे तो कोस बीटा, जेड को अगर आर से भाग दे दे तो कोस गामा। तो इस तरीके से बच्चों ये, तो इस तरीके से हमने क्या सीख लिया, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, इन्हें एल एम एन लिखा जाता है। और होती क्या है, एक्स बटे में आर, वाई बटे में आर, जेड बटे में आर, इन तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है बच्चों, 1, ये फॉर्मूला है। और डायरेक्शन रेशो क्या होता है, जो भी आपको वेक्टर दिया है उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट जो है उन्हें क्या कहा जाता है, डायरेक्शन रेशो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्शन रेशो कहा जाता है। अगर डायरेक्ट बच्चों अपनों ने बेसिक कंसेप्ट कर लिया है एक्सरसाइज 10.1 10.2 का, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों अपने एक्सरसाइज करेंगे।